नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने इससे पहली क्लास में वसा के बारे में पढ़ा था। जैसा कि अपन सब पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, और जस्ट प्रोटीन होते ही अपन ने पढ़ा था वसा के बारे में। ये सब क्या थे? तो ये कार्बनिक एलिमेंट थे, मतलब इन सब के अंदर क्या पाया गया था? कार्बन पाया गया था। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और अपन पढ़ते हैं विटामिन। ठीक है, तो विटामिन के बारे में जो कुछ बेसिक सी जानकारी बनती है अपन सारी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर 2 क्लास के अंदर हुई तो अपन इसे 2 क्लास के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज का टॉपिक अपना है विटामिन। क्या है? विटामिन। इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानो कि विटामिन को सबसे पहले खोजा किसने। तो विटामिन की जब भी बात आती है ना, तो विटामिन की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हॉपकिंस। क्या है? हॉपकिंस। इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? विटामिन की खोज की। और जब विटामिन के नामकरण की बात आती है ना, कि इसका नाम किसने रखा विटामिन, तो एक वैज्ञानिक थे सी फंक। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि ये फंक याद रखते हैं केवल विटामिन का जब भी नाम आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया विटामिन की खोज किसने की, और अपन टिक किसको करेंगे? फंक को। इसलिए हमेशा खोज और नामकरण दोनों चीज़ें याद रखें। तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की और नामकरण सी फंक ने किया। और जितने भी विटामिन खोजे गए थे ना, ये खोजे गए थे 1913 से लेकर 1948 के बीच में। ठीक है, स्पेसिफिकली सन पूछते नहीं है, लेकिन भी आप ये बेसिक सी जानकारी रखो कि 1913 से 48 के बीच में सारे विटामिन की खोज हुई थी। अब चलते हैं इससे आगे। तो सबसे पहले विटामिन काम क्या करते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करते हैं। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो अपने को क्या मिलेगी? वसा से एनर्जी मिलेगी। लेकिन विटामिन क्या करते हैं? तो देखो, नीचे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। विटामिन हमारे शरीर के क्या है? तो याद रखोगे रक्षात्मक खाद्य। रक्षात्मक खाद्य यानी कि खाना, फूड। मतलब क्या है? हमारे बॉडी के सिक्योरिटी फूड है, मतलब रक्षा करते हैं। और किससे रक्षा करते हैं? क्योंकि ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, रोगों से रक्षा करते हैं। तो पहली जानकारी आप क्या रखोगे? विटामिन क्या है हमारे शरीर के लिए? तो रक्षात्मक खाद्य है, मतलब हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। एक तरीके से जब भी हमें कोई रोग होगा तो उन रोगों से लड़ने का काम कौन करेंगे? ये विटामिन ही करेंगे, रोगों से रक्षा करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे जानते हैं। इससे आगे की जानकारी क्या है कि विटामिन हमारे शरीर के, एक पॉइंट याद रखना, उपापचयी नियंत्रक है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, उपापचय नियंत्रक है। अब ये नया वर्ड आ गया, रोग, रक्षात्मक खाद्य, ये तो सब आपको समझ में आ रहा था, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्या? उपापचय नियंत्रक है। उपापचय नियंत्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अब जिनसे ऑफलाइन क्लास में मेरे से पढ़ा है वो जानते हैं कि उपापचय क्या होता है, क्योंकि जब अपन किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट के बारे में पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहिए। तो अब देखेंगे अपन उपापचय होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें साफ कर देता हूँ। ये आप समझ गए होंगे, शरीर के रक्षात्मक खाद्य हैं और शरीर के लिए उपापचय नियंत्रक है। अब देखो उपापचय क्या होता है। उपापचय, थोड़ा सा उपापचय के बारे में बेसिक सा देख लो। उपापचय का सीधा सा मतलब क्या है? तो उपापचय मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जैसे अपना पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये सब क्या है? एक तरह की प्रोसेस ही तो है। यहाँ पे चीज़ें टूटती है, जुड़ती हैं, तो ये सारी क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। अब यानी कि उपापचय। ये तो बात हुई अपने शरीर के लिए, और अगर कहीं पे भी हो, कहीं पर भी कोई चीज़ की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उपापचय बोलेंगे। और ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक तो होता है अपना कैटाबॉलिज्म, नाम ऐसे ही है, आपको याद रखने पड़ेंगे। एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, अपचय और उपचय। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई बड़ी चीज, ये एक बड़ा चीज थी, मतलब बड़ा अणु था, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। जैसे हमारे शरीर के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के लिए जब अपन बात करते हैं तो श्वसन किस प्रकार की प्रोसेस है? तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और जब भी इसका उल्टा कोई छोटी छोटी चीज़ें मिलकर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर और एक बड़ी चीज़ का निर्माण कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। तो श्वसन का जस्ट उल्टा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये किसका एग्जाम्पल है? एनाबॉलिज्म का। तो सिंपल सा यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आप देखोगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, या फिर कहीं पे भी हो XYZ, कितने प्रकार का होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म C बड़ा अक्षर है ना, ABC बाद में आता है बड़ा, तो बड़ी चीज़ों का छोटी चीज़ों के अंदर टूटना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। जैसे अपना श्वसन होगा। दो अपन ने एग्जाम्पल देखे थे बच्चों कल। देखो, एक तो देखा था, मैंने बताया था लाइपोलाइसिस। देखो, लाइपोलाइसिस, लाइसिस वर्ड आता है टूटने के लिए, ठीक है, और एक वर्ड था लाइपोजेनेसिस, और लाइपो वर्ड किस लिए आता है? वसा के लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल बताओ आप किस किस के हैं। इससे आगे देखो, एक पॉइंट क्या है? एक ये पॉइंट है कि विटामिन हमारे शरीर को, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं? ठीक है, ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो अपने को किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्ब से। और अगर आप काफ़ी दिन तक खाना नहीं खा रहे हो, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो आपको एनर्जी किससे मिलेगी? फैट से, मतलब वसा से। और उसके बाद किससे मिलेगी? फैट भी खत्म हो गया तो प्रोटीन से। और जब आपकी बॉडी ने प्रोटीन से एनर्जी लेना स्टार्ट कर दी ना, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, मतलब फिर वो व्यक्ति अचानक से कमज़ोर हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर होकर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये लास्ट स्टेज होती है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्ब से। और विटामिन हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं। और क्या बात है, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, विटामिन ताप सुग्राही होते हैं। ताप सुग्राही का क्या मतलब है? ताप सुग्राही का मतलब ये है कोई ऐसी चीज जो गर्म करने पे नष्ट हो जाए। तो विटामिन भी क्या होते हैं? टेम्परेचर के प्रति सेंसिबल होते हैं। अगर इनको गर्म करेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे? ये नष्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले गर्म करने पे कौन सा विटामिन नष्ट होता है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ से ध्यान में रखोगे तो विटामिन सी। गर्म करने पे सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। बाकी सब विटामिन के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी जानकारी रखो कि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं, प्लस ताप सुग्राही होते हैं। अगली चीज, विटामिन
एंजाइम के सहकारक है, ये क्या है? देखो नए नए नाम आ रहे हैं। एंजाइम, नया नाम आया। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसको अपन ने बोला मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, और उस रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम कौन करते हैं? ये एंजाइम करते हैं। अपना खाना जा रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको पचाने का काम कौन कर रहे थे? एंजाइम कर रहे थे। मतलब उसकी अभिक्रिया क्या करवा रहे थे? फास्ट करा रहे थे। खाना तो पड़ा पड़ा वैसे भी सड़ता, लेकिन उसको तेजी से करने का काम कौन कर रहे थे? एंजाइम। तो इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि विटामिन उपापचय में हेल्प करते हैं और एंजाइमों की भी हेल्प करते हैं। तो एंजाइमों के क्या होते हैं? सहकारक। और एंजाइम का क्वेश्चन आता है, एंजाइम की खोज किसने की? तो एंजाइम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, वो थे बुकनर। सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की? बुकनर ने। और एंजाइम का नामकरण किसने किया? कोहने ने। ठीक है, याद नहीं रहे बुक को आप कहाँ रखते हो? कोने में। तो बुकनर और कोहने ये दोनों क्या हैं? एंजाइम से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज़ भी ध्यान में रख सकते हो कि बुक को आप कहाँ पे रखते हो? देखो तीन चीज़ें, एंजाइम, एंजाइम की खोज आप लिखते कहाँ हो बुक में? तो बुकनर। ठीक है, एंजाइम का नामकरण बुक को कहाँ रखते हो? कोने में। तो याद रखो कोहने। सबसे पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया? तो खोजा गया था यूरिमेज। ठीक है, बुक को कहाँ पे रखते हो? मेज पे। तो तीनों चीज हो गई। सबसे एंजाइम की खोज किसने की? बुकनर ने। एंजाइम का नामकरण किसने किया? कोहने ने। सबसे पहला एंजाइम खोजा गया यूरिलेज। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं? हमारी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं। तो विटामिन के बारे में ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, विटामिन क्या है? हमारे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। दूसरा पॉइंट, विटामिन क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तीसरा पॉइंट, विटामिन टेम्परेचर के प्रति क्या होते हैं? सेंसेबल, मतलब गर्म करने पे नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होगा? तो विटामिन सी। अगला पॉइंट, विटामिन किसकी हेल्प करते हैं? एंजाइम होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन नहीं करते? तो विटामिन नहीं करते। ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब पढ़ते हैं अपन विटामिन के टाइप्स। तो देखो आगे चलते हैं। विटामिन बेसिक से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अभी अपन देखेंगे विटामिन के प्रकार, और फिर अपन टेबल बना के देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे संबंधित रोग। आज की क्लास में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा। मैं आपके दिमाग में छवि बनाने की कोशिश करूंगा विटामिन की, कि आप एक बार विटामिन को अपने माथे के अंदर सेट कर सको। तो देखो विटामिन के टाइप्स यानी कि प्रकार। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहले फैट सोल्यूबल, मतलब वसा में घुलनशील। वसा से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। अब ए बी सी डी, देखो विटामिन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई के। नॉर्मली ये 3 और 3 6 ये विटामिन होते हैं अपने, जो शुरू से लेके अब तक खोजे गए हैं। अब फैट वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? तो याद रखना के ई डी ए, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको एक कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब जल में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी, ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील। कोई भी एक याद रख लो, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बी सी। ठीक है, वैसे नहीं याद रहे, बॉय कट याद रख लो। तो बी से बॉय और सी से कट, ये सब क्या है? जल। और कटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। तो बी और सी ये वाटर हैं, बच्चे जो क्या हैं? फैट सोल्यूबल है। ऐसे याद नहीं रहे तो कीड़ा याद रख लो।
ठीक है। नॉर्मली जो फैट होता है, फैट से याद रखो एल, आपने तेल गरम रखा है, उसके अंदर कीड़ा गिर गया तो कीड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो KEDA ये क्या है, अपने फैट सोल्यूबल। बाकी ट्रिकें कुछ नहीं होती, पढ़ना अपने आप को होता है। ट्रिक व्रिक आप डालोगे, जैसे ट्रिक टू रिमेंबर, खूब सारे वीडियोज आ जाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको होगा। ट्रिकों से पढ़ते हैं तो वो ट्रिक ही रह जाती है। कॉन्सेप्ट समझो, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, अच्छे से सुनो, अच्छे से लिखो, चीज़ें अपने आप आपकी क्लियर होती जाएगी और आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अपन ने करीबन बायोलॉजी की 7 से 8 क्लासें कर ली है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास देखी है ना, तो आपके पीछे वाले सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। और कुछ मैंने फिजिक्स के भी वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी देखें। साथ साथ आप देखते रहो, इस लॉकडाउन के पीरियड का पूरा फ़ायदा उठाओ। ऐसे निराश होकर नहीं बैठना है कि एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम जब भी होगी अच्छी होगी, ये सोच के तैयारी करो। और डेली रूटीन में ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, स्ट्रेस है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी एग्ज़ाम, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें, पढ़ाई को छोड़े नहीं। अगर आपने 3-4 महीने भी स्किप कर दिया, सारा काम पढ़ना छोड़ दिया, तो फिर आपको काफ़ी मुश्किल होगी दोबारा रिकवर करने में। जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा आप साथ में पढ़ते रहो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन बुक से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। और साइंस की टेंशन छोड़ें, साइंस आपकी यहीं क्लासों के अंदर क्लियर होती चली जाएगी। तो अपन ने देख लिया टाइप्स, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब चलते हैं इससे आगे। अब देखो, अब अपन एक टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ तो मैं लिखूंगा विटामिन, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखूंगा विटामिन के रासायनिक नाम। इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी है। पहले तो सिंपल से क्वेश्चन यहीं से आ जाते थे कि नाम पूछते थे, ठीक है। आजकल ब्रीफ में पूछ लेते हैं। तो अपन एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और ब्रीफ भी पढ़ेंगे। तो देखो विटामिन, इधर लिखता हूँ विटामिन, विटामिन, ठीक है। और इससे इधर मैं लिखूंगा उनके रासायनिक नाम, ठीक है। इधर लिखेंगे अपन उनके रासायनिक नाम, मतलब केमिकल नेम, ठीक है। और आगे लिखेंगे उनसे संबंधित रोग, यानी कि डिजीज, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। जब रोग का चैप्टर आएगा ना, रोग को अपन पढ़ेंगे पूरा ब्रीफ के अंदर, ठीक है, विस्तार से। लेकिन यहाँ पे भी बेसिक सा अपन जानकारी लेंगे कि कौन सा रोग होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा बेरी विटामिन बी की कमी से, पता है क्या बेरी रोग क्या होता है? बताओ, पता है तो नीचे कमेंट के अंदर। बस रटते जा रहे हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ विटामिन ए, 1 नंबर विटामिन ए। देखो सबसे पहली बात तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप याद रखोगे रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। अब रेटिनोल के रेटिना से याद रखोगे कि ये विटामिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए है? आँखों के लिए है। तो इससे पहला रोग कौन सा होता है? तो रे से याद रखोगे रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब रतौंधी होता क्या है? देखो रेटिनोल, अब विटामिन ए से संबंधित जो जानकारी है ना अपन इधर लिख लेंगे, ठीक है। रेटिनोल, विटामिन ए क्या करता है? अपनी आंखों के अंदर एक प्रोटीन होता है रेडोप्सिन। कौन सा? रेडोप्सिन। ये प्रोटीन क्या करता है? हमारी जो विजन होता है ना, दृष्टि, उसको स्ट्रोंग करता है, ठीक है। अपने की देखने की जो क्षमता होता है ना, इनकी आंखों के लिए जरूरी प्रोटीन होता है कौन सा? रेडोप्सिन। और विटामिन ए क्या करता है? इस रेडोप्सिन के निर्माण में सहायता करता है। और अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी आ गई तो किसकी कमी आ गई? इस प्रोटीन की कमी आ गई। और इस प्रोटीन की कमी होने से उसको क्या दिखने लग जाता है? कम दिखने लग जाता है। तो पहला रोग अपना रतौंधी। रतौंधी के बारे में बेसिक सी जानकारी, किस प्रोटीन की कमी आई? रेडोप्सिन की। क्यों? विटामिन ए की कमी के कारण। अगला आता है जीरोफथेलेमिया। ये क्या है? तो इस रोग के अंदर क्या होता है? नॉर्मली अपनी आंखें शुष्क हो जाती है, मतलब आंखों की नमी खत्म हो जाती है, आंखों का सूख जाना। क्या जाना? सूख जाना, या आंखों की नमी खत्म हो जाना। वैसे ये जीरो वर्ड आता भी किसके लिए है? आइज के लिए आता है, ऑप्थेलम, ठीक है।
ये थे वाला साउंड आया ना तो मतलब समझना कहीं ना कहीं आँख से रिलेटेड है। एक और रोग होता है जो है अपना किरेटो मलेशिया। ये क्या है? तो देखो ये मलेशिया वर्ड दिख जाए ना कहीं पे भी विज्ञान में तो उसका मतलब समझना कोमल, ठीक है। और किरेटो किसके लिए आया है? कॉर्निया से संबंधित। तो ये क्या है? कॉर्निया का कोमल हो जाना, कॉर्निया का कोमल हो जाना। तो सिंपल सी 3 डिजीज पढ़ी अपन ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन ए किस प्रोटीन के निर्माण में सहायक है? रेडोप्सिन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। एक जीरोफथिलेमिया, एक किरोटी मलेशिया। मलेशिया मतलब कोमल होना, ये सूख जाना, और ये रतौंधी। अब आँख की बात आ रही है तो आँख के बेसिक से क्वेश्चन भी देख लो। हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। आँख में लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। एक दिन अपन ब्रीफ से चैप्टर पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, मिरर, दर्पण, फिजिक्स का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर अपन पढ़ेंगे तो। आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये हो गया अपना विटामिन ए। अब चलते हैं अगले पे। अगला है विटामिन बी, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बी के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। आप खुद से एक बार लिखोगे ना, चीज़ों को खुद से समझोगे, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती, इनको खुद से याद करने की कोशिश करो। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। कहीं ना कहीं से का साउंड आ रहा है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एक तो रोग होता है स्कर्वी, जिसे अपन नाविक रोग भी कहते हैं। अब स्कर्वी का समझा गया, स्कर्वी में होता क्या है, ठीक है। स्कर्वी नॉर्मली बच्चों के अंदर ही होता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों के अंदर वीकनेस या कमजोरी सी आ जाती है, ठीक है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है। और पके हुए फलों के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और दूसरा, मसूड़ों से रक्त का बहना, मसूड़ों से रक्त का बहना, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्कर्वी क्या है? नाविक रोग, बच्चों में होता है, वीकनेस आ जाती है। और दूसरा कौन सा? मसूड़ों से रक्त का बहना। तो ए और सी अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले इसका, और फिर मैं साफ करके अगले विटामिन लिखूंगा। तो अपन अगले पे चलते हैं। देखो आँख से संबंधित प्रोटीन कौन सा था? रेडोप्सिन, ठीक है। और आँख में लेंस कौन सा? उत्तल, ठीक है। रतौंधी रोग किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अब चलते हैं इसी श्रृंखला में आगे। अगला तीसरे नंबर पे आता है अपना विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी किसके लिए सहायक है? जैसे विटामिन ए का आंखों में रोल था ना, वैसे विटामिन डी का रोल है अपनी हड्डियों के अंदर। तो इससे होने वाले रोग कौन से हैं? एक तो रिकेटस, ठीक है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा? सूखा रोग। इसके अंदर क्या होता है? तो ये भी जो है ना 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के अंदर होता है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होती है? अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। और एक और रोग होता है इसके अंदर, ओस्टियोमलेशिया। अब देखो, जिसने पीछे वो ध्यान से चीज सुनी थी ना, जहां पे भी मलेशिया वर्ड दिख जाए मतलब साइंस में कोमल होना। और ओस्टियो वर्ड किस लिए आता है? हड्डियों के लिए आता है। तो ये रोग क्या है? हड्डियों का कोमल हो जाना, ठीक है। हड्डियों के अंदर टाइटनेस नहीं रहती, ठीक है, वो एकदम मुलायम हो जाती है, कोमल हो जाती है, ठीक है। ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी किस में घुलनशील है? तो याद रखोगे किस में? कीड़ा,
कीड़ा से याद रखोगे डी, और डी से कौन, फैट। तो वसा में घुलनशील ये विटामिन है, विटामिन डी। ठीक है, अब देखो हड्डियों मतलब बोन आई, तो बोन से संबंधित क्वेश्चन यहीं पे देखो, हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। हड्डियों की संख्या मानव शरीर में 206, और जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें कितने के समथिंग होती है, 300 के समथिंग होती है। तो ये हो गया अपना विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके एक एक विटामिन को आप अच्छे से सुनो, अच्छे से लिखो, आपकी चीज़ें तैयार हो जाएगी। अगला कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल, पहले टोको और फिर फेरो, टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन ए की ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखोगे बांझपन। ठीक है, बच्चे का ना होना, चाइल्ड का नहीं होना, वही क्या है, बांझपन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। जितने भी तेलीय बीज होते हैं ना, सोयाबीन वगैरह, मूंगफली वगैरह, सबके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन डी का अपन ने बताया नहीं किस में पाया जाता है, तो फिश ऑयल होता है ना, मछली के लीवर से जो ऑयल निकलता है, उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा होती है किसकी, विटामिन डी की। अब चलते हैं आगे, विटामिन के, लास्ट ही लास्ट, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखोगे फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, के से क्वीन याद रख लोगे, इतने में काम हो जाएगा, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ब्लडिंग डिसऑर्डर, मतलब रक्त का अविरल बहना, रक्त का अविरल बहना। अब देखो, रक्त के बहने से संबंधित एक बीमारी है, और विटामिन के सबसे अधिक किस्म में पाया जाता है। तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। एक रोग होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये भी क्या है, रक्त के बहने से संबंधित ही बीमारी है, और इसी को क्या कहा जाता है, क्षय रोग कहा जाता है। ये एक आनुवंशिक रोग है, जिसके अंदर जिस व्यक्ति को ये होता है ना, उसके शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था कि रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, और ब्लड के क्लॉट के लिए किसका, ये कैल्शियम भी क्या करता है, ब्लड के क्लॉट के अंदर सहायता करता है। ठीक है, तो ये सारी अपनी चीज़ हो गई किसके बारे में, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, के पढ़ लिया। तो अपन ने ए के बारे में पढ़ लिया, सी के बारे में पढ़ लिया, डी के बारे में पढ़ लिया, ई के बारे में पढ़ लिया, और के बारे में पढ़ लिया। अब अपना बचा कौन सा है, विटामिन डी। इन सब के बारे में ब्रीफ में अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि विटामिन ए की खोज किसने की, किस में होता है, कैसे हमारे शरीर के लिए वर्क करता है। ये एक सिंपल सा एक वो था, इंट्रोडक्शन था। चलते हैं किस पे, बी पे। तो देखो, विटामिन बी, हीमोफीलिया शाही रोग क्या है, आनुवंशिक रोग है। इस रोग के अंदर क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। सबसे पहले किसके हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी के हुआ था, इसलिए सबसे पहले ये रोग शाही परिवार के अंदर इंटर किया था, इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है। अब देखो, बी की बात करते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बी बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, फिर B9, ठीक है, B12 है। तो विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन, अपन यही ध्यान में रखते हैं, केवल आगे वालों का ध्यान में नहीं रखते। अब आजकल एग्जाम में पता रहता है एग्जामिनर को क्या क्या बेसिक सा पढ़ते हैं, वो पीछे वाले ध्यान में रखते हैं या ये ध्यान में रखते हैं, पूछता कहाँ क्वेश्चन आगे से, ठीक है। अब विटामिन B1 थायमीन, इसकी कमी से कौन सा को रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, सबको पता है बेरी रोग। अब बताओ बेरी रोग होता क्या है, इसमें क्या हो जाता है, सिंपल सा, बस आपने तो रट रखा है विटामिन बी बेरी। देखो ये एक बच्चों में होने वाला रोग है, चाइल्ड के अंदर, और किस वजह से होता है, तो पुअर डाइट की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा खाना नहीं मिलता ना, अच्छा खाना जिसको सही से खाने के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहे, आहार नहीं मिल रहे,
खाना मिल ही नहीं रहा, कम मात्रा के अंदर खाना खा रहा है, जैसा मिला वैसा खा लिया, तो पुअर डाइट से जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर बेरी बेरी रोग होता है। अब आप पूछोगे इसमें होता क्या है, तो इसमें हमारे शरीर की जो न्यूरल एक्टिविटी होती है ना, मतलब जो तंत्रिका क्रिया, न्यूरल एक्टिविटी, तंत्रिका क्रिया, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाती है, मतलब वो कमज़ोर हो जाती है। तंत्रिका क्रिया क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। मस्तिष्क वगैरह सब पे कंट्रोल किनका होता है, न्यूरॉन्स का ही होता है। तो उस एक्टिविटी को कंट्रोल हो जाता है, एक तरीके से बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। पुअर डाइट की वजह से चाइल्ड के अंदर होता है, न्यूरल एक्टिविटी वीक हो जाती है। विटामिन B1 थायमन। अब चलते हैं B2। तो देखो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखो इससे 3 रोग होते हैं। अपन ने बक्कल कैविटी पढ़ी थी ना, बक्कल कैविटी के 3 अंग कौन कौन से थे, तो देखो एक तो मुंह था मेन, तो मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B2, ठीक है। और एक किस में, होठों का फटना, होठों का फटना, होठों को फटना भी लिखा हुआ था, कई जगह किलोसिस भी लिखा होता है। तो आपको दोनों वर्ड ध्यान में रखने हैं कि किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। और एक होता है जीभ पे सूजन। अब देखो सूजन के लिए साइंस में कौन सा वर्ड होता है, तो आइटिस वर्ड आता है। जहां कहीं पे आपको आइटिस दिख जाए ना, तो उसका मतलब समझ जाना आप कि किसकी बात कर रहा है, सूजन की बात कर रहा है, आइटिस। तो जीभ में सूजन, और इंग्लिश में लिखा हुआ आता है ये ग्लोआइटिस। ग्लोआइटिस किस में है, जीभ में सूजन है। तो सिंपल सा, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन, कौन कौन से रोग, मुंह में छाले, होठों का फटना और जीभ पर सूजन। तो अपन ने 2 विटामिन पढ़ लिए, B1 और B2। अब चलते हैं इससे आगे। देखो आपको पढ़ना आपको है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि लंबा चलेगा क्लास, ठीक है, बीच में बोर होगे, क्लास छोड़ के चले जाओगे, उतने में लोग पढ़ के आगे निकल जाएंगे। ये बैठने का टाइम नहीं है, इस समय का फ़ायदा उठाने का टाइम है, ठीक है। और चीज़ें सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगी अगर आप अच्छे से सुनते हो। जैसे अब आगे चलते हैं, विटामिन B3, ये इम्पोर्टेंट है, विटामिन B3, ठीक है। B3 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, नियासिन। किस लिए पूछा जाता है, क्योंकि इससे जो बीमारी होती है ना वो खतरनाक है अपने आप में, नियासिन। इससे जो बीमारी होती है ना उसका नाम है पेलाग्रा। अब ये पेलाग्रा क्या चीज़ है, तो बड़ी खतरनाक रोग है ये। इसको 4D, अब तुमने तो 3D तक देखा है ना, नॉर्मली 3D फिल्में देखी है, 3D गेम खेले हैं, लेकिन ये किस प्रकार की डिजीज़ है, तो ये 4D डिजीज़ है। 4D रोग भी कहा जाता है इसको, 4D किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 बीमारियां एक साथ लगती है। कौन कौन सी, एक तो डायरिया, डायरिया आप जानते ही हो, डायरिया का मतलब दस्त, ठीक है। आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई, ठीक है, असंतुलित आहार गया, जिस वजह से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। दूसरा रोग होता है डर्मेटाइटिस। अब देखो आइटिस वर्ड आया ना, मतलब कहीं ना कहीं ये सूजन है, और डर्मेटो वर्ड आता है किसके लिए, डर्मेटो, स्किन के लिए, त्वचा के लिए, ठीक है। ये डर्मेटो वर्ड कहीं पे भी दिखे ना आपको, डर्मेटो, तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, स्किन या त्वचा की बात हो रही है। तो डर्मेटो मतलब स्किन, और आइटिस का मतलब सूजन। तो क्या, त्वचा में सूजन, किस में सूजन, त्वचा में सूजन। स्किन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और एक होता है रोग डेमनेशिया। ये डेमनेशिया क्या है, तो डेमनेशिया एक बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति की क्या कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त, याददाश्त होती है ना उसकी वीक हो जाती है। और अगर ये तीनों बीमारियां एक साथ हो गई ना,
धीरे धीरे जैसे कुछ हद तक आपके शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी है तो स्टार्टिंग लेवल में पेलाग्रा होगा, फिर धीरे धीरे पेलाग्रा बढ़ता जाएगा तो डायरिया भी हो जाएगा, डर्मेटाइटिस भी हो जाएगा, डेमनेशिया भी हो जाएगा, और सारी बीमारियां एक साथ लग गई तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 4D रोग कहा जाता है। अब देखो त्वचा नाम आया ना, त्वचा के क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है, बाह्य अंग, आंतरिक अंग तो क्या है, लीवर है, और बाह्य अंग सबसे बड़ा कौन सा है, तो स्किन है। जैसा किसी क्लासरूम में पूछा गया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है, तो किसी ने जवाब दिया पैर, क्योंकि पैर दिखने में सबसे लंबे लगे उसको तो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाह्य अंग क्या है, स्किन है, हमारे पूरे बॉडी को कवर कर रखा है स्किन। ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे स्किन नहीं, हर जगह पे है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है, त्वचा है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन तैयार होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो कोलेजन, और एक होता है हमारी त्वचा के अंदर वर्णक, कौन सा, मेलानिन, जो क्या होता है, त्वचा के लिए, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो सिंपल सी चीज़ें अपन ने समझी, कौन कौन से, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, ठीक है। पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा के अंदर क्या हो जाती है, 4D रोग भी कहा जाता है क्योंकि 4 बीमारियां एक साथ लग जाती है। फिर त्वचा के बारे में 3 क्वेश्चन, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, मेलानिन, हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन भी यही पाया जाता है, कोलेजन, क्योंकि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यही है। अगला देखो विटामिन B4 होता नहीं है, विटामिन B5, और B5 का नाम आप याद रखोगे रासायनिक, पेंटोथिक अम्ल, पेंटोथिक अम्ल। और पेंटोथिक में पेंट आता है, पेंट को कहाँ पे पहनते हो, फुट, पैरों में, पाँव में। तो इससे जो रोग होता है ना वो कौन सा होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। अब ये रोग क्या होता है, जब तक आप रोगों के बारे में बेसिक सी जानकारी नहीं रखोगे ना, ये चीज़ें साथ साथ आपको नहीं याद होगी। ऐसे याद रख लोगे बर्निंग फुट, और बर्निंग फुट का पता ही नहीं है। बर्निंग फुट विटामिन B5 की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके पैर है ना, पाँव, उनके अंदर क्या, जलन स्टार्ट हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट हो जाती है, और साथ साथ पैरों में पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द करने लग जाते हैं। और ये ऐसे नहीं कि छोटा मोटा दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द होता है। किसकी वजह से, बर्निंग फुट सिंड्रोम की वजह से। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, B3 पढ़ लिया, B5 पढ़ लिया। अब इससे आगे देखो 2-3 और बचे हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर कल से अपन स्टेप बाय स्टेप सारे विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन A B C D, ब्रीफ थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ थ्योरी, यानी कि विस्तार से। B5 हो गया, अब आएगा B6, विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरुडिक अम्ल, पायरुडिक अम्ल B6। पायरोडोक्सिन भी कहा जाता है इसको, और पायरोडिक भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना हो, वही चीज़ है, पायरोडिक अम्ल, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखोगे आप, एनीमिया। एनीमिया क्या रोग है, तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर RBC की कमी आ जाती है, जो अपना ब्लड होता है ना उसमें RBC की कमी आ जाती है। और RBC क्या करता है, जो RBC होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो करवाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड की कमी आ जाएगी, इस वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और बताओ WBC की कमी को क्या बोलते हैं, RBC की कमी को तो एनीमिया बोलते हैं, WBC की कमी को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करो। पायरोडिक अम्ल। अब B6, अब B7, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्यों आता है, पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या, बायोटीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग, बालों का झड़ना। जिसके शरीर में इसकी कमी होती है ना, उस व्यक्ति के बाल झड़ने लग जाते हैं। आजकल इसके कैप्सूल लेते रहते हैं, B7, मेडिकल पे गए, ये विटामिन B7 पता लग गया, कैप्सूल लेने स्टार्ट। लेकिन हर चीज़ को तरीके से करो, मुझे भी पता आपको बालों की फिक्र है, ठीक है। बाल आएंगे, बाल जाएंगे, किसी न किसी चीज़ की कमी से जाएंगे, और आएंगे तो आप
उचित मात्रा में न्यूट्रिशन लोगे ना, फूड लोगे, तो सब चीज़ें रिकवर कर जाती है। तो बायोटिन बालों का झड़ना। अब बालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेयर, और हेयर का पकड़ो H। तो विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? विटामिन H कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन H किसका नाम है? B7 का। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। बायोटिन का बा से पकड़ा बालों का झड़ना, बालों के इंग्लिश में गए हेयर, और हेयर के H से पकड़ा विटामिन H। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए एक ही लाइन में। लेकिन आप चीज़ों को इस तरीके से सोचना तो स्टार्ट करो, आप अलग ही लेवल में सोचते हो। B7 हो गया। B9 का रासायनिक नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से भी वही रोग होता है जो B6 से, एनीमिया या रुधिर की कमी। जिस व्यक्ति में इसकी कमी होती है ना, उसके अंदर ब्लड कम पड़ जाता है, ठीक है। और एक जो मानव शरीर होता है नॉर्मली, उसमें कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। B9 फॉर्मिक अम्ल, एनीमिया, रुधिर की कमी। अब बचा B12 लास्ट, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखोगे साइनो कोबामेलिन। आप साइनो कोबालिन पढ़ते हो, लेकिन ये साइनो कोबामेलिन है। साइनो कोबालिन, ठीक है। किसका रासायनिक नाम? B12। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? तो अपन ने देख लिया, एनीमिया के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है। तो इसलिए आरबीसी क्या करती है? हमारे शरीर में किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन का फ्लो करवाती है। इसलिए शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इसलिए सारी विटामिन का हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक याद रखोगे, विटामिन B12 होता है, उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप याद रखोगे कोबाल्ट। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन H किसका नाम है? B7 का। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। बर्निंग फुट किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 5 की कमी से होता है। तो सिंपल सी अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी। एक ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि विटामिन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। वो क्या होते हैं? शरीर में अपना काम करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है आज विटामिन के बारे में। बेसिक्स ही आपके दिमाग में अगर आपने पढ़ना स्टार्ट ही किया है तो एक थ्योरी बन गई होगी कि कैसे विटामिन काम करते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ रक्षात्मक खाद्य, ताप सुग्राही, ठीक है। उसके बाद उपापचय नियंत्रक, एंजाइम के सहकारक होते हैं। पाचन नहीं होता है, 2 प्रकार के होते हैं, वसा में और जल में घुलनशील। प्रकार पढ़ो। फिर अपन ने पढ़ा ए के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा, सबके रासायनिक नाम देखे, सबसे संबंधित क्या देखी? बीमारियां देखी। फिर अपन गए विटामिन बी पे, क्योंकि बी के अब विटामिन ए बी सी डी ई के ये याद रखते हैं, उनका काम नहीं होता। ये बी वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। B7 को विटामिन H कहते हैं। B12 के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वहाँ पे B5 ऑप्शन दे दिया सपोज करो, और बाकी दिए हुए हैं B6 दिया हुआ है, B9 दिया हुआ है, B12 दिया हुआ है। तो जब आप डीप में पढ़ोगे ना चीज़ों को, तभी जाके कंपटीशन क्लियर होगा। ऐसे नहीं होगा। आप हल्का फुल्का पढ़ना चाहते हो तो चीज़ों हर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको इतना तो पढ़ना ही होगा जितना NCERT बुक में 10th 12th तक दिया हुआ है। 10th तक की जो NCERT बुक है ना, उनके अंदर जो डाटा दिया हुआ है ना, उसको आप पढ़ने की ट्राई करो, और उसी पे डिपेंड ये सारा डाटा उसी से तैयार है। मैंने वहीं से पढ़ के तैयार किया है, और आप इस चीज़ का फ़ायदा लें और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अच्छे से देखें, एकदम शांत माहौल में ईयरफोन लगा के। और ये बीच में कमेंट करते रहते हो ना, छोटी स्क्रीन पे हो जाता है आपका वीडियो, ठीक है। फुल स्क्रीन पे करके देखा करो, कमेंटें लास्ट में कर दिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार शांत होके चीज़ों को देखो। जब मैं बोलूँ ना तब नीचे मैसेज टाइप कर दिया करो। आप टाइप करते रहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।